स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए हम लोग जो है क्लास 12 का जो एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें 2023 और का हम लोग होम साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और आपका 2024 का जो PYQ है उसको भी लगभग हम लोग पढ़े हैं, उसका 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सेक्शन बी में हम लोग 1 से 10 तक हम लोग को जो नोट्स लिखना था उसको पढ़े थे और वो जो नोट्स है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा, अब एग्ज़ाम करीब है तो थोड़ा फास्ट हम इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमें 5 साल का पूरा करना है PYQ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये होम साइंस क्लास 12 का ये 2022, देखिए 2022 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 2022 का है ये और इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी भी 35 प्रश्न का आपको आंसर देना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तंतु है। तंतु के बारे में हम लोग जानते हैं कि तंतु जो है आपको एक प्रकार का रेशा होता है जिन रेशों से कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो इसमें से ऐसे रेशे के बारे में बताना है हमें, ऐसे तंतु के बारे में बताना है जिसको प्रकृति ने उत्पन्न नहीं किया है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो वैसे तंतु जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसको हम मानव निर्मित तंतु कहते हैं, यानी हम मैन मेड फाइबर उसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें से मैन मेड फाइबर हमें बताना है। तो रेशम आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक तंतु है क्योंकि यह रेशम के कीड़ों से यह प्राप्त होता है। ऊन जो है ये भी प्राकृतिक तंतु है, नेचुरल फाइबर है क्योंकि जो ऊल है वह भेड़ों से और ऊँट वगैरह के जो बाल होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप अगर नायलॉन और लिनन, ये रेशम और ऊन से आप पूरी तरह से परिचित है और लिनन जो है ये लिनन भी प्राकृतिक तंतु है। और लिनन के बारे में आप जानिए कि ये अलसी का जो पौधा होता है, ये अलसी के जो पौधे होते हैं तो ये अलसी के पौधों से प्राप्त होता है। अलसी हम कहते हैं हम लोग तीसी से, तो अलसी के पौधों के तनों से प्राप्त होता है ये लिनन, तनों से प्राप्त होता है। यानी तीसी का हम लोग खाते हैं तीसी, और तीसी का जो डंठल होता है ना, जो तना होता है, उसका स्टेम होता है, उसी स्टेम से जो है ये लिनन का रेशा हमें प्राप्त किया जाता है। तो लिनन हो गया, ऊन हो गया और रेशम हो गया, ये तीनों नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक तंतु है। और हमें मानव निर्मित तंतु बताना है तो नायलॉन है। ये आपको इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है और ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो सी हो गया पहले क्वेश्चन का। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुटीक को अगर हम कहें तो ये सजावट से संबंधित है। बुटीक जो वर्ड है आप देखिएगा कि चाहे व्यक्ति की सजावट हो या फिर कपड़ों वगैरह की सजावट हो, तो ये सब आपको बुटीक के क्षेत्र में आता है। तो इसमें वस्त्र की बनावट ये भी बुटीक से ही संबंधित है, कपड़ों की बनावट। उसके बाद परिधान का डिजाइन, परिधान यानी जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उन कपड़ों के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और वो डिज़ाइन बनाने के लिए डिज़ाइनर होते हैं। तो जो कपड़ों के डिज़ाइन है ये भी बुटीक से ही संबंधित है। उसके बाद वस्त्रों की रंगाई, कपड़ों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। कपड़ों की जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो लुक है, उसको बढ़ाने के लिए हम वस्त्रों को विभिन्न रंगों से रंगाई करते हैं। तो इस तरह से वस्त्र की बनावट हो चाहे परिधान, यानी जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उसे ही परिधान कहा जाता है। तो वस्त्र की बनावट हो या परिधान का डिजाइन हो या फिर वस्त्रों की, कपड़ों की रंगाई हो,
ये सभी के सभी बुटीक से संबंधित है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? ऊनी कपड़े हम लोग, अभी ठंड का समय है तो ऊनी कपड़े हम लोग पहनते हैं, और ये जो ऊनी कपड़े हैं किसके संपर्क में आने से यह ऊनी कपड़ा नष्ट हो जाता है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि छार इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको साबुन से तो लोग धोते ही हैं, डिटर्जेंट कहा जाता है सर्फ वगैरह को, तो सर्फ और डिटर्जेंट का ये सोप और डिटर्जेंट तो यूज करते ही हैं हम ऊनी कपड़ों को धोने के लिए। लेकिन अगर छार के संपर्क में अगर इसको रखा जाए तो छार के संपर्क में यह क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो छार के संपर्क में हमें नहीं रखना है इन कपड़ों को। छार के संपर्क में आने से ऊनी कपड़े नष्ट हो जाते हैं। किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? तो छार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। यानी हमें सफाई करने के लिए जो भी डिटर्जेंट या साबुन हम उपयोग करेंगे उसमें छार की मिनिमम मात्रा होनी चाहिए, मतलब कम मात्रा होना चाहिए। छार मतलब बेस BASE बेस इसको बोला जाता है। तो बेस जो है हम ऐसा डिटर्जेंट या सोप यूज करेंगे जिसमें बेस का मात्रा कम हो। ये आप अगर खरीदने जाते हैं ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए मार्केट से कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी साबुन, तो आप उसमें देख लीजिए कि उसमें बेस यानी छार की मात्रा अधिक तो नहीं है। अगर छार की मात्रा अधिक है उसके कंपोजिशन में पैकेट पर आपको दिखेगा। तो देख लिए अगर ज़्यादा है तो फिर वैसे डिटर्जेंट या सोप को आप ऊनी कपड़ों को धोने के लिए यूज नहीं कीजिए। छार के संपर्क से ये नष्ट हो जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ए ऑप्शन हो गया, छार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? यदि कपड़ों में खून के धब्बे लग जाए, ब्लड के अगर दाग लग जाते हैं, स्पॉट लग जाता है, तो हम उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर से खून के धब्बे कपड़ों से नहीं हटेंगे। उसके बाद आपको नमक से भी खून के धब्बे नहीं हटेंगे कपड़ों से। चीनी से भी खून के धब्बे कपड़ों से नहीं हटेंगे। हटेगा किससे? तो नींबू से हटेगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? नींबू का यूज करेंगे, लेमन। जो ब्लड स्पॉट अगर किसी आपके क्लोथ्स में, आपके कपड़ों में अगर लग जाते हैं तो उस दाग को हटाने के लिए हम लेमन का यूज करेंगे, नींबू का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से नींबू से कपड़ों से खून के धब्बे हटाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सुजनी किस राज्य की शिल्प है, कि सुई शिल्प है? आपको इसके बारे में हम लोग पढ़े थे 2023 के ही हम लोग जो PYQ पढ़े हैं उसमें विस्तार से हम सुजनी के बारे में बताए थे। तो सुजनी जो है ये क्या है? एक शिल्प कला है, एक शिल्प कला है। और शिल्प कला किसको कहा जाता है? जिसमें हाथ से काम किया जाता है। हाथ से यदि कोई भी काम किए जाते हैं, चाहे वह बर्तन बनाया जाए या कपड़ों की सिलाई की जाए सुई के माध्यम से, तो ये सब शिल्पकारी के अंतर्गत आता है और ये शिल्प कला के अंतर्गत आता है। तो ये सुजनी जो है, हम बताए थे कि मुजफ्फरपुर में, आपको बिहार का जो मुजफ्फरपुर है उसमें भूसुरा गांव है, और उसी भूसुरा गांव में ये सुजनी सुई शिल्प जो है प्रसिद्ध है। उसमें क्या होता है कि पुराने कपड़ों, रंग बिरंगे जो पुराने कपड़ों होते हैं उन सबको एक साथ मिला करके, और महिलाएं क्या करती है कि सुई के माध्यम से एक रजाई वगैरह या फिर बेड शीट वगैरह जो है वो, गद्दा वगैरह जो है वो बनाती है। तो सुई से सिलाई करके, तो उसी को सुजनी शिल्प कहा जाता है। और इसके बारे में विस्तार से आप 2023 या 2024 का जो हम लोग पढ़े थे PYQ, उसमें विस्तार से है, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? तो बिहार का है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर के भूसुरा गांव में यह इसकी शुरुआत हुई थी। और आज भी भारी मात्रा में आपको इस प्रकार के जो कपड़े हैं, रजाई है या फिर बेड वगैरह, गद्दा है, ये सब बनाए जाते हैं
सुई से सिलाई करके, और घर के पुराने कपड़ों को मिला करके, तो उसी को सुजनी सुई शिल्प के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद चलिए 6 नंबर, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? स्टार्च जो होता है कपड़ों को टाइट करने के लिए हम लोग देते हैं। तो सूती कपड़े जो होते हैं, अगर जब आप उसको धोते हैं तो जहाँ तहाँ से वो क्या होता है, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद उसको प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे खादी कपड़ा हो गया या सूती कपड़ा हो गया, कॉटन क्लॉथ्स हो गया, तो उसमें क्या होता है कि धोने के बाद जब वो मुड़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम स्टार्च यूज करके, स्टार्च मिला करके जब हम उसकी इस्त्री करते हैं तो वो कपड़ा पूरी तरह से टाइट हो जाता है। तो अब बनारसी कपड़े हैं या फिर ऊनी कपड़े हैं या नायलॉन है, इसमें हम स्टार्च का यूज नहीं करेंगे। स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? तो स्टार्च मुख्य रूप से आप देख लीजिए सूती वस्त्रों को दिया जाता है, उसको माने कड़ा करने के लिए, क्रीच उसका बहुत स्ट्रांग रहने के लिए, मतलब अच्छा खासा क्रीच रहने के लिए, कपड़े मुड़े नहीं, टाइट रहे, इसके लिए हम सूती कपड़ों की जब धुलाई करते हैं तो उसी समय हम उसमें स्टार्च का यूज करते हैं, और जब सुखाते हैं और जब प्रेस करते हैं तो पूरा वो टाइट हो जाता है। तो 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चाय अगर हम लोग पीते हैं तो चाय में क्या होता है, सामान्यतः यदि देखें तो हम लोग दूध या दूध, चीनी और चाय पत्ती मिलाते हैं। तो चाय पत्ती के कारण ही तो चाय के धब्बे, दूध के धब्बे अगर सिर्फ है या फिर दूध में चीनी मिला हुआ वो धब्बे अगर आपके कपड़ों पर लग गए तो फिर वो कलर जो है आप उसको धो सकते हैं। लेकिन उसी में अगर चाय का पत्ती मिला देते हैं चाय बनाने के समय तो फिर वो आसानी से वो धब्बे हमारे कपड़ों से हटते नहीं हैं और वो धब्बे दिखने लगते हैं। दूध चीनी के मिक्स वाला धब्बा हम नहीं दिखेगा। तो ये बताओ कि चाय किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो ये वानस्पतिक धब्बे है। चाय जो है ये आपको प्राणियों से, जीवों से नहीं प्राप्त होता है। चिकनाई का भी ये धब्बा नहीं है, ये खनिज का भी धब्बा नहीं है। ये किस चीज़ का धब्बा है? वानस्पतिक धब्बे है। क्योंकि चाय जो है वनस्पति से, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? तो वानस्पतिक धब्बे है। 7 नंबर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? अब ये सब पानी का बहुत सारा स्रोत है। नदी से भी पानी बहती है, झीलों से भी पानी बहती है, कुआं में भी पानी आपको पाए जाते हैं, और भूमिगत जल जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो भूमिगत जल जो होता है उसमें हम चापाकल वगैरह से, समरसेबल वगैरह गाड़ करके और उस पानी को हम अपने यूज के लिए निकालते हैं। तो आपको बताना है कि नदी का पानी है, झील का पानी है, कुआं का पानी है और भूमिगत जल है। तो इसमें से कौन है जो दूषित नहीं होता है, मतलब प्रदूषित नहीं होता है, पॉल्यूटेड नहीं होता है? कौन सा पानी? नदी का पानी तो बाहर ओपन में बह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि शहरों के जो कचरे होते हैं उसको बहाए जाते हैं, जानवरों को धो दिया जाता है, उसमें तरह तरह के जानवरों के मल मूत्र जो त्यागते हैं वो भी उस नदियों के जल में रहते हैं। तो वो तो ऐसे ही पॉल्यूटेड है। झील का जो पानी है वो भी चूँकि अस्थायी रूप से रहता है, तो झील जो है वो बहुत पुराना, समझिए कि पानी अगर स्टॉक है एक जगह तो झील का रूप ले लेता है, तो फिर वहाँ का भी पानी पीने लायक नहीं होता, वो भी प्रदूषित हो जाता है। और कुआं जो होता है वो भी ओपन होता है। लेकिन जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, उसको अब 60 फीट, 150 फीट, अभी तो 400 फीट और 400 फीट के नीचे से भी पानी को निकाला जाता है, भूमिगत जल को। तो वो उसमें प्रदूषण की संभावना सबसे कम होती है। तो पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? तो भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, ये आपको दूषित नहीं हो सकता है, पॉल्यूटेड नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए सबसे उपयोगी है। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। गांव में अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आपको क्लीनलीनेस, यानी हम कह सकते हैं कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेवारी है कि गांव में जो है उचित स्वच्छता रहे, साफ सफाई रहे? तो गांव के लोगों की जिम्मेवारी है। ये सही बात है।
गांव के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने गांव में समुचित यानी प्रॉपर जो क्लीनलीनेस है, जो समुचित स्वच्छता है, उसको बनाए रखे। ये गांव के लोगों की जिम्मेवारी है। और किसकी जिम्मेवारी है? तो स्वास्थ्य कर्मी की जिम्मेवारी है। क्योंकि अभी देखेंगे तो बिहार के लगभग प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको खुले हुए हैं। तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक गांव में देखें कि भाई वहाँ की समुचित स्वच्छता की स्थिति है कि नहीं, कोई प्रदूषण वगैरह तो नहीं फैल रहा। तो ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत चूँकि मुखिया इसके प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, आपको पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उसके बाद आपको सरपंच होते हैं, तो कई जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायत स्तर पर। तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी ग्राम पंचायत की भी जिम्मेवारी होती है कि गांव की स्वच्छता पर ध्यान दें। तो गांव की समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी किसकी है? इनमें से सभी की जिम्मेवारी है, चाहे गांव के लोगों की है, स्वास्थ्य कर्मी की है, ग्राम पंचायत की है। ऑल ऑफ दिस, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव की समुचित स्वच्छता को बनाए रखने की। उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? हवा द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता? बहुत ऐसा रोग है, बहुत ऐसा डिजीज है, आपको बीमारी है जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है। तो ये हवा उसके ट्रांजिशन का, उसके संक्रमण का माध्यम होता है। वैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे और वो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो इसके कारण भी वो बीमारी फैलती है। वो ट्रांजिटिव डिजीज होता है, मतलब संक्रामक रोग होते हैं जो जिसका संक्रमण होता है। तो इसमें से 4 डिजीज का नाम लिखा है, एक खसरा है, हैजा है, सर्दी है और क्षय रोग है। तो इसमें से 3 ऐसा बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलता है और एक ऐसा बीमारी है जो हवा के द्वारा नहीं फैलता है। तो उसी बीमारी का हमें नाम बताना है। तो इसमें जो हैजा देख रहे हैं, ये हैजा, ये आपको हवा के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी तीनों, चाहे ये क्षय रोग है, टीबी, उसके बाद सर्दी, अगर एक व्यक्ति को हो गया, उसके संपर्क में अगर दूसरे व्यक्ति है तो फिर हवा के माध्यम से भी सर्दी का क्या होता है, आपको फैलता है दूसरे व्यक्ति में। उसके बाद खसरा, तो फिर खसरा, सर्दी और क्षय रोग, ये 3 जो है हवा के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। और ये जो हैजा देख रहे हैं, ये आपको प्रदूषित जल के माध्यम से फैलता है, प्रदूषित मल मूत्र के माध्यम से ये फैलता है। तो ये हवा के माध्यम से हैजा नहीं फैलता। इसमें क्या होता है कि डायरिया टाइप का हो जाता है हैजा में। जैसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगा, पानी वगैरह, या बहुत ज़्यादा दस्त वगैरह होने लगा, तो अगर भारी मात्रा में होने लगा और इंसान का जान बचाना जब लगे कि आप मुश्किल स्थिति में, मतलब कि उसको हैजा हो गया है। और वैसे लोग के अगर आसपास में आप खड़े हैं तो वो बीमारी नहीं फैलेगा, लेकिन उसके संपर्क में अगर आप जाते हैं तो फिर उनके पानी का जो संपर्क है, उनके वस्त्रों का जो संपर्क है, तो उससे ये हैजा फैल सकता है। तो कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? तो हैजा वायु द्वारा नहीं फैलता है, ये उससे प्रदूषित जल के माध्यम से फैलता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? सेल्फ क्लीनलीनेस व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हाथ को अगर आप धो रहे हैं तो चलिए ये अपनी स्वच्छता है, व्यक्तिगत स्वच्छता है। आप अगर अपने दांतों में ब्रश कर रहे हैं, चलिए ये भी पर्सनल आपका क्लीनलीनेस है, मतलब दांतों को ब्रश करना भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हाथ धोना भी अपना निजी स्वच्छता या व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। नाखून काटना ये भी हमारे अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो ये सभी आते हैं, चाहे हाथ धोना है, चाहे दांतों को ब्रश करना है, या फिर नाखून काटना, ये ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी हमारे पर्सनल जो क्लीनलीनेस है, जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, इसके अंतर्गत आता है। तो 11 देख लिए, 12 नंबर देखिए।
निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुओं को, खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखने का तरीका, उसी को खाद्य संरक्षण की विधि कहते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं लंबे समय तक हमारे लिए उपयोगी रहे, उसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हीं तरीकों को हम खाद्य संरक्षण की विधि कहते हैं, फूड प्रोटेक्शन मेथड कहते हैं या फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रशीतन का मतलब है कि यदि आप उसको फ्रीज वगैरह में रख करके आप उसको ठंडा कर देते हैं तो इससे भी आपके खाने पीने की जो वस्तु है वह सुरक्षित हो जाएगी। तो ये सही है, ये भी खाद्य संरक्षण की विधि है। दूसरा है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। कूलिंग के बाद आ जाता है आपको निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में जो जल की मात्रा है उसको हटाना। जैसे सूखा हुआ चीज़ जो होता है वो खराब नहीं होता है। जैसे आप देखिएगा अभी गोभी का समय है तो लोग क्या करेगा कि गोभी को सुखा करके उसके अंदर का जो जल है उसको समझिए कि सुखाएगा तो जल वाष्प बन के निकल जाएगा और उसका सुखौटा लंबे समय तक लोग खाते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने खाने पीने की चीज़ों में से जल की मात्रा को निकाल देते हैं किसी भी माध्यम से, तो उस विधि को हम निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इससे भी लंबे समय तक खाने पीने की वस्तुएं सुरक्षित रहती है। खमीरीकरण, फर्मेंटेशन जो है ये भी आपको खाद्य संरक्षण की विधि है। लेकिन ऑक्सीकरण जो है, अगर आप उसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो फिर वो सड़ने लगेगा, वो डिकम्पोज होने लगेगा। तो ये जो है खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। खाद्य को, खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखने का तरीका ये ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है। बाकी तीन जो है आपका कूलिंग है, डिहाइड्रेशन है, फर्मेंटेशन है, प्रशीतन है, निर्जलीकरण है और खमीरीकरण है। ये तीनों के तीनों फूड प्रिजर्वेशन मेथड के अंतर्गत आता है। यानी इस तीन तरीकों से, प्रशीतन के माध्यम से, निर्जलीकरण के माध्यम से, खमीरीकरण के माध्यम से आप जो है अपने खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, उसका डिकम्पोज हो जाएगा, खाने पीने की वस्तुओं का अपघटन होगा, वो सड़ेगा, खराब हो जाएगा। तो ये विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? हम जानते हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं, चाहे हम शाकाहारी भोजन करें या फिर हम मांसाहारी भोजन करें, सभी से हमें कुछ भोजन के अवयव प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन प्राप्त होते हैं, वसा प्राप्त होते हैं, विटामिन प्राप्त होते हैं, खनिज लवण प्राप्त होते हैं और जल की कुछ मात्रा हमें उन खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इनमें से हमें जो वसा की प्राप्ति होती है तो उस वसा में आपको कितनी कैलोरी होती है और कितनी वसा में, अगर आपको 1 ग्राम फैट अगर आप अपने खाने में ले रहे हैं तो आपको बताना है कि कितना ग्राम वसा आप कितना ग्राम कैलोरी आपको प्राप्त होगा। 9 कैलोरी। 1 ग्राम अगर आप फैट वसा अपने भोजन के रूप में लेते हैं, आपके शरीर को मिलता है अगर 1 ग्राम फैट, तो आपको 9 कैलोरी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा आपको कोशिकाओं में। आपके कोशिकाओं में स्टोर होगा 9 कैलोरी ऊर्जा। और जब आप काम करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर यही कैलोरी सब तो खर्च होता है। और जब ये खर्च हो जाता है तो फिर जो है आपका समझिए कि टंकी खाली हो गया, फिर आप खाना खाए, फिर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब मिलने के बाद फिर ये स्टोर हुआ, इसका डाइजेशन हुआ 7 घंटा 8 घंटा 5 घंटा से 8 घंटा का प्रोसेस है और डाइजेस्ट होकर बेकार चीज़ जो है शरीर से बाहर निकल गया और जो उपयोगी चीज़ है वो आपके कोशिकाओं में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण के रूप में क्या हुआ, स्टोर हो गया। और स्टोर हो गया और अब आप पूरी तरह से आप स्फूर्तिवान हो गए, एक्टिव हो गया। अब जब आप काम कीजिएगा तो वो सारा जो पोषक तत्व है फिर क्या होगा, वो घटते जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल का जैसे आपको डीजल पेट्रोल का खपत होता है
तो उसी तरह से आपका जो एनर्जी स्टॉक होता है खाने के बाद, पचने के बाद जो स्टॉक होता है आपके कोशिका में, जब आप एक्टिविटी करते हैं तो फिर वो खर्च होता है, और खर्च होने के बाद फिर आपको भूख लगती है, फिर आप खाते हैं। ये प्रोसेस हमारे जीवन भर चलते रहती है। तो अगर आप अपने खाने में 1 ग्राम वसा लेते हैं तो आपको 9 कैलोरी एनर्जी जो है आपको प्राप्त होगा। उसके बाद 14 नंबर देखिए, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब यहाँ पर 4 पोषक तत्वों के नाम लिखा है। कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे ही एनर्जी यील्डिंग आपको न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट हम अगर अपने भोजन के रूप में लेते हैं तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये एनर्जी यील्डिंग है, आपको क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स है। वसा, प्रोटीन और खनिज लवण, ये जो है सिर्फ इससे एनर्जी ही नहीं प्राप्त होते हैं, ये अन्य कार्य भी हमारे शरीर के अंदर करती है। तो इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा आपको पोषक तत्व है? तो यहाँ पर हम लोग वसा को ही रखें। ये फैट हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, 1 ग्राम अगर फैट आप लेते हैं तो 9 कैलोरी आपको क्या होता है, 9 कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होता है, 9 कैलोरीज। और कार्बोहाइड्रेट क्योंकि एनर्जी यील्डिंग है, फिर भी अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं, यहाँ से आप इसको देखिए, तो इससे ओनली 4 कैलोरी आपको एनर्जी प्राप्त होगा। तो आपके मांसपेशियों में, आपके शरीर में जो मांस है उसमें फैट जमा है, और जब आप फास्टिंग करते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए फास्टिंग किए, तो उसी फैट में जो आपको कैलोरी जमा रहता है, स्टोर रहता है, वो आपके फास्टिंग के दिनों में क्या होता है, उसी में से खर्च होता है। और आप बहुत लंबा समय तक अगर आप फास्टिंग में रहे तो फिर वो आपके शरीर का मांस, चूँकि उसमें से सारा कैलोरी निकलते जाएगा, आपका हड्डी वगैरह आ जाएगा, और एक दिन ऐसा स्थिति होगा कि जब पूरा कैलोरी समाप्त हो जाएगा तो आपकी मृत्यु भी हो जा सकती है। तो हमें अपने ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमें अगर अधिक मात्रा में कैलोरी की ज़रूरत है तो हम फिर अपने भोजन में फैट लेंगे। तो इस तरह से फैट में जो है, वसा में सबसे अधिक ये ऐसा पोषक तत्व है जिसमें प्रति ग्राम, हर ग्राम अगर हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा ये हमें वसा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। अब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद शुरू का जो कुछ दिन होता है उसमें बच्चों की देखभाल के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। तो देखिए, बच्चे को गर्म रखना ये ज़रूरी होता है कि बच्चों को ठंड नहीं लगे, उसके शरीर में एक टेम्परेचर जो है बना रहे, यानी उसके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो। तो बच्चे को गर्म रखना, इस बात को भी कभी देखभाल किया जाता है। क्या शुरू में जन्म लेने के बाद आपको जो प्रारंभिक दिन है, शुरू का दिन है, उस समय गर्भनाल की देखभाल। अब जिससे गर्भनाल से उस बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ पर उंड वगैरह हो सकता है, घाव वगैरह हो सकते हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो फिर उसकी देखभाल भी ज़रूरी होती है। समय समय पर आपको डॉक्टर, चिकित्सक से जो है आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह है या जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे उसके हिसाब से गर्भनाल की जो है देखभाल करते रहना भी ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। अब आप समझिए कि 6 महीना तक, बच्चों के जन्म के बाद 6 महीना तक अगर आप दूध के अलावा कुछ भी अगर उसको आप दे रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। और आप अगर उसको सॉलिड चीज़ देंगे कुछ खाने के लिए तो फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और बच्चे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 6 महीना के बाद ही डॉक्टर का एडवाइस होता है कि बच्चों को कुछ जो है खाने पीने की चीज़ें देनी चाहिए। तो इस तरह से निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना
और माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ये सही आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है प्रारंभिक दिनों में, शुरू के दिनों में, जन्म के कुछ दिन बाद यानी शुरू के दिनों में, ये सभी जरूरी है। 16 नंबर देखिए, 16 देखिए आप, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन और 460 दिन। तो हम लोग कहते हैं कि 9 months एंड 9 days, जनरली 9 माह, 9 महीना, 9 दिन के रूप में हम समझते हैं कि ज़्यादा जो है इस बात को प्रसिद्धि है कि इतने दिनों में बच्चों का पूर्ण रूप से गर्भ में जो है शिशु जो होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा विकास हो जाता है और उसके बाद तब उस बच्चे का जन्म होता है। तो 9 months, एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 से 9 में गुना कर दीजिए आप, प्लस 9 days, तो ये कितना हो गया? 9 दिया 270, आप प्लस 9 दिन जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 279 days, 279 दिन हुआ, यानी 280 दिन, यानी इसके बाद बच्चे का जन्म जो है हो जाता है, बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं आपको 280 दिन में, 280 डेज में। और 280 डेज में अगर आप देखेंगे तो 9 months 9 days हो जाते हैं, यानी लगभग 279 दिन, या उसको आप 280 दिन आप मान सकते हैं। तो 280 दिन इसका सही जवाब हुआ। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? 280 दिन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? गर्भावस्था यानी जब किसी माता के गर्भ में बच्चे होते हैं तो उस अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। तो इनमें से कौन सा अवस्था है जो गर्भावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि इसका अगर सही देखा जाए तो शैशवावस्था, ये शैशवावस्था बच्चों के जन्म लेने के बाद जो शुरू का अवस्था होता है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जब इसमें शैशवावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में देखा जाए तो शिशु जो है गर्भाशय से बाहर आता है, शैशवावस्था उसी अवस्था को कहा जाता है। और ये जो बीजावस्था है ये बिल्कुल शुरू की अवस्था है, पिंड अवस्था है या फिर भ्रूण वगैरह ये सब बनना है, ये सब माँ के गर्भ में होता है। लेकिन ये जो शैशवावस्था है ये जन्म लेते ही, बच्चों के जन्म लेते ही अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये गर्भावस्था गर्भ के अंदर की अवस्था है, बीजावस्था, पिंड अवस्था, भ्रूणावस्था, ये सब अवस्था आपको माँ के गर्भ के अंदर की अवस्था है और ये बच्चों के जन्म के बाद की अवस्था है। तो निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो शैशवावस्था। ये हमारा ए जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो गया, ये ए को आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? हम लोग अपने घरों को जो सजाते हैं उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग क्या क्या करते हैं, जो जो काम हम घरों को सजाने के लिए करते हैं वह गृह सज्जा का भाग है, और जो काम हम अपने घरों को सजाने के लिए नहीं करते हैं वह गृह सज्जा का भाग नहीं है। तो इसे फर्श पर अल्पना बनाना, तो ये घर को सजाने के लिए हम करते हैं। घर को फूल से सजाना, ये भी हम घरों को सजाने के लिए करते हैं। दीवार पर तस्वीर लगाना, ये भी हम घरों को सजाने के लिए करते हैं। लेकिन बगीचे की जो सजावट है, गार्डन वगैरह है अगर आपके घरों में, तो उसकी जो सजावट है वह गृह सज्जा के अंतर्गत, होम डेकोरेशन के अंतर्गत नहीं आता है। ये होम डेकोरेशन के अंतर्गत आपको नहीं आता। और हम लोग 5 मिनट में और जो है जहाँ तक क्वेश्चन जाएगा वहाँ तक हम इसको क्लियर करेंगे। तो 19 नंबर देखिए, 5 मिनट में आज हम लोग जहाँ तक जाए, क्योंकि 2 लेक्चर में हमें इसका MCQ PYQ क्लियर करना है, नहीं तो 5 साल का नहीं हो पाएगा। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। मानवीय संसाधन उसे कहा जाता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी साधन काम आता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ह्यूमन नीड्स को पूरा फुलफिल करने के लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज आते हैं, जो भी हमारे साधन आते हैं, उन साधनों को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। तो अगर आप इसमें से अगर आप देखिएगा
तो ऊर्जा जो है, एनर्जी, ये ऊर्जा के बिना आपका काम नहीं होगा। ये मनुष्य के लिए उपयोगी साधन है ऊर्जा, तो ये भी मानवीय संसाधन है। कौशल, स्किल, किसी भी काम को अच्छे तरह से करने की जो कला होती है उन्हें कौशल कहते हैं। तो अच्छी कला अगर होगी किसी काम को करने की, तभी तो आप अच्छे से किसी काम को कर पाएंगे और उससे क्या होगा, आपका विकास होगा। तो कौशल भी मानवीय संसाधन है। मुद्रा, धन के द्वारा भी हम क्या करेंगे, धन भी एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने को विकसित बना सकते हैं, अपना हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसा साधन है जो मानवीय संसाधन हम इसको नहीं कहेंगे, ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन है। आप ऊर्जा बनाने के लिए आप अपने से उपाय कर सकते हैं, कोई कौशल है, कोई कला विकसित करना ये भी आपके हाथ में है, मुद्रा पैसे कमाना भी आपके हाथ में है, लेकिन ये टाइम को अपने हाथ में रखना आपके बस की बात नहीं है। तो समय जो है मानवीय संसाधन नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। तो इस तरह से हम समय यानी टाइम को हम सही टिक लगा देंगे। उसके बाद 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक शीतल रंग है। देखिए दो प्रकार के रंग होते हैं, एक गर्म रंग होते हैं और एक शीतल रंग होते हैं। तो शीतल रंग में 3 आते हैं। आप कह सकते हैं हरा, नीला और बैगनी। यानी इसको शॉर्ट में अगर देखें तो जी फॉर ग्रीन हो गया, बी फॉर आपको ब्लू हो गया, और बैगनी के लिए हम क्या कहेंगे, ब्रिंजल कलर होता है। तो ये आप ऐसे ही याद रखिए, हरा, नीला और बैगनी, ये 3 कलर जो है ये आपको कोल्ड कलर के अंतर्गत आता है, शीतल रंग के अंतर्गत आता है। और लाल, नारंगी और पीला गर्म कलर है, ये आपको शीतल रंग, ये शीतल या ठंडा रंग इसको कहेंगे। और गर्म रंग में अगर आप देखिएगा तो आपको लाल, उसके बाद नारंगी, लाल, नारंगी, रेड, ऑरेंज, और एक कलर इसमें और आ जाएगा पीला, येलो। ये 3 जो है, 3 के 3 आपको गर्म रंग है। तो हमें शीतल रंग बताना है, तो हरा, नीला और बैगनी। तो इसमें कौन सा है, हरा है, याद देखिए, लाल, नारंगी और पीला, ये तीनों क्या है, ये 3 गर्म कलर है, हॉट कलर है ये, और ये आपको कोल्ड कलर है। तो 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है। जो हमारा बेसिक नीड्स है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, यानी जिन ज़रूरतों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी हमारे जीवन की सबसे जो इम्पोर्टेंट नीड्स है उसी को हम बुनियादी ज़रूरतें कहते हैं। आवास, हाउसेस, रहने के लिए हमको घर चाहिए, ये बुनियादी ज़रूरत है। वस्त्र, कपड़ों के बिना हम नहीं रह सकते, ये भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। भोजन, फूड, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो आवास, वस्त्र और भोजन, ये तीनों के तीनों हमारे बेसिक नीड्स है, बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आज 25 तक करेंगे हम इसको, उसके बाद 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। बैंक में अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं, आप कर्ज लेने के लिए जाते हैं, तो कब आपको लोन नहीं देगा। सोने के आभूषण, अगर आपके पास गोल्ड है तो आसानी से लोन दे देगा। अगर आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है तो भी बैंक आपको लोन दे देगा। अगर आपके पास राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, बचत प्रमाण पत्र मतलब इस तरह के कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है, सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, NPS करके हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर कुछ इस तरह के है, सोने के आपको गहने हैं आपके पास, LIC का पॉलिसी है, या फिर बचत प्रमाण पत्र है आपके पास, तो उस स्थिति में बैंक आपको ऋण दे देगा। लेकिन यहाँ कि बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है, तो आप लॉटरी का टिकट लेके अगर जाइएगा और कहिएगा कि भाई मेरा लॉटरी फंसने वाला, हमको लोन दे दीजिए, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो 22 का ऑप्शन डी आंसर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको एक
पासबुक देता है। उस पासबुक में क्या रहता है, तो खाता धारक का विवरण, जिस आदमी के नाम से पासबुक होता है उसका आपको विवरण रहता है, पूरा उसका डिटेल्स रहता है, उस पर लेन देन का विवरण, जो भी आप बैंक से पैसे लेते हैं या फिर देते हैं बैंक को, यानी बैंक में जमा करते हैं, उसका विवरण रहता है, उसका आपको डिटेल्स रहता है। और खाते का शेष रिमाइंडर रहता है, यानी कितना पैसे आपके खाते पर बचा हुआ है वो भी उस खाते में रहता है, पासबुक में रहता है। तो बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये तीनों के तीनों जानकारी मिलती है। खाता धारक का विवरण भी रहता है, लेन देन का विवरण भी रहता है, और खाते का शेष भी रहता है, यानी खाता में बचा हुआ जो पैसा है उसका भी डिटेल्स रहता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ये हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। सिक्के जारी किए जाते हैं। देखिए, सिक्के, नोट की बात नहीं हो रही है, कागज के नोट की बात नहीं हो रही, क्वाइंस की बात हो रही है। तो क्वाइंस जो है ये जारी किए जाते हैं। तो ये जो अगर आप देखिएगा तो ये आपको क्वाइंस जो जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आपको सिक्के जारी किए जाते हैं। और इसके लिए 2 अधिनियम जो है से लाया गया। एक अधिनियम था, इसको सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम पहले जो था वह 1906 था, यानी जब देश गुलाम था। अंग्रेजों के समय एक क्वाइन, आप कह सकते हैं कि सिक्कों की ढलाई के लिए एक अधिनियम लाया गया था, कानून लाया गया था, जिसको हम सिक्का अधिनियम 1906 के नाम से जानते हैं। और जब देश की आज़ादी के बाद, इधर हाल फिलहाल में आपको 2011 में आपको सिक्का अधिनियम लाया गया, दूसरा सिक्का अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम के तहत बहुत सारे सिक्कों में परिवर्तन हुए। जैसे पहले अगर देखिएगा तो आपको 25 पैसे के सिक्के होते थे, 50 पैसे के सिक्के होते थे, और भी पहले देखिएगा तो 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के होते थे। लेकिन अब के समय में 1 रुपये से नीचे के सिक्के आपको नहीं होते हैं। तो 1 रुपये होते हैं, 2, उसके बाद आपको 10 रुपये, 5 रुपये का सिक्के होगा, 20 रुपये का सिक्का होगा। तो ये 2011 के आपको रेगुलेशन के हिसाब से होता है। तो 2 जो है सिक्का अधिनियम है हमारे भारत में आया है। एक सिक्का अधिनियम 1906 है और एक सिक्का अधिनियम 2011 है। और यह अधिनियम भारत सरकार को पावर देता है क्वाइंस को जारी करने के लिए। लेकिन यह नोट जारी करने का अधिकार नहीं देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्के जारी करने का अधिकार देता है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, और उसके बाद जो बचा उसको हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में, 2 लेक्चर में ही हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? जो इंटरनल डेकोरेशन है, जैसे हम क्या करते हैं कि हमारी आदत है कि हम अपने दरवाजे के, घर के बाहर भी कुछ डेकोरेशन करते हैं, घर के अंदर भी डेकोरेशन करते हैं। तो इंटरनल डेकोरेशन की बात हो रही है कि इंटरनल डेकोरेशन जो है वह कहाँ की जाती है। तो बैठक कक्ष में, सिटिंग हॉल में, आप अपने घर में बैठने के लिए अगर आप कोई बैठक, सिटिंग हॉल बनाए हुए, सिटिंग रूम बनाए हुए हैं, तो उस सिटिंग होम आपको सिटिंग जो कह सकते हैं कि सिटिंग जो रूम होता है उसका भी लोग डेकोरेशन करते हैं। शयन कक्ष, जिस कमरे में आप सोते हैं उसका भी डेकोरेशन करता है लोग। इंटरनल भोजन कक्ष, आप का जो किचन रूम होता है, या कह सकते हैं कि जो डाइनिंग रूम होता है, उसका भी लोग डेकोरेशन करता है। तो अगर देखा जाए तो आंतरिक सजावट यानी इंटरनल डेकोरेशन जो है इन सभी स्थितियों में किया जाता है। चाहे आपका बैठक वाला कमरा हो, चाहे आपका शयन कक्ष, सोने वाला कमरा हो, या फिर आपका भोजन कक्ष है, खाने पीने के कमरे हो, इन सब में आपको आंतरिक सजावट की जाती है, इंटरनल डेकोरेशन की जाती है। तो इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हमारा 2023 का होम साइंस पूरी तरह से कंप्लीट है। उसके बाद 2024 के होम साइंस जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और सेक्शन बी का 1 से 10 तक वेरी शॉर्ट क्लियर है। और जो वेरी शॉर्ट उसमें बचा हुआ उसको अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दोनों को लेके चलेंगे। लेकिन हमारा टारगेट है कि 5 साल का पहले हम MCQ फास्टली खींच ले, PYQ जो है से हम आपको तेज़ी से खींच ले, ताकि आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। और उसके बाद जो उसको हम पढ़ रहे हैं वेरी शॉर्ट और लॉन्ग को, उस वीडियो को भी आपको देखते जाना है, और बार बार आप उसको देखिए और समझिए, आपके एग्जाम में कुछ छूटने वाला नहीं है।
और ये समाप्त होता है। हम लोग आपको नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं।